क्या हो अगर मैं कहूँ कि तनाव मतलब स्ट्रेस नाम की कोई चीज इस बाहरी दुनिया में असल में होती ही नहीं है? होती नहीं है। ये थोड़ा बड़ा क्लेम नहीं हो गया? हाँ, लगता तो है, पर सोचिए ना, ये पूरी तरह से एक इल्यूजन हो सकता है। एक ऐसी कहानी जो हमारा दिमाग खुद बनाता है और फिर खुद ही उस कहानी से डर कर घबराने लगता है। ओह, इस तरह से। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग एंगल है। राइट। जब हम किसी आम बीमारी की बात करते हैं, जैसे किसी की हड्डी टूट गई, तो सब कुछ बहुत साफ होता है। एक्सरे में एक टेढ़ी लाइन दिखती है और हमें तुरंत पता चल जाता है कि दिक्कत कहाँ है। बिल्कुल, वहां एक फिजिकल प्रूफ होता है सामने। एग्जैक्टली। लेकिन दिमाग, न्यूरो डेवलपमेंट और स्ट्रेस की जो कार्यप्रणाली है ना, उसमें ऐसी कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती। ये एक बहुत ही धुंधला और उलझा हुआ लैंडस्केप है। और पता है, इसी धुंधलेपन की वजह से हम अक्सर फंस जाते हैं। हम हमेशा स्ट्रेस को एक बाहरी दुश्मन मान बैठते हैं। हमें लगता है कि स्ट्रेस दफ्तर की किसी फाइल में छिपा है या बॉस के गुस्से में है। या किसी आने वाली डेडलाइन में है। सही बात है। जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग और आई वुड से काफी गहरी है। तो चलिए इस पूरे विषय को डिटेल में खोलते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे पास दो बहुत ही असाधारण सोर्सेज हैं जो इस दिमागी धुंधलेपन को बिल्कुल साफ कर देंगे। हाँ, और दोनों सोर्सेज एक दूसरे से काफी अलग लगते हैं पहली नजर में। बिल्कुल। पहला सोर्स एक साइकोलॉजी लेक्चर के नोट्स है जो द नेचर ऑफ स्ट्रेस यानी तनाव की असलियत पर आधारित है, और दूसरा सोर्स थोड़ा अलग फील्ड से आता है। हाँ, अकीताना का फ्रेमवर्क। राइट, एकदम। अप्रोच खताना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम। जो लोग नहीं जानते, खताना जेन आई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के फाउंडर और नेक्स्ट जेन एआई लर्निंग कोच हैं। देखने में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं। एक तरफ प्योर साइकोलॉजी है और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लर्निंग फ्रेमवर्क का सिस्टम। पर इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। तनाव को सिर्फ झेलने की चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी स्किल की तरह देखा जा सकता है जिसे एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के जरिए सीखा और मास्टर किया जा सकता है। और यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। हम ये समझेंगे कि कैसे हम इस लर्न टू लर्न सिस्टम का इस्तेमाल करके स्ट्रेस के पूरे मनोविज्ञान को समझ सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, उस ज्ञान को असल जिंदगी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो शुरुआत खाने का अटाली फिलॉसफी से करते हैं। उनका जो फ्रेमवर्क है वो कहता है कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन की तो कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं, इंटरनेट पर सब कुछ फ्री में पड़ा है। वही ना। पर किसी विषय की मास्टरी सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने या इकट्ठा करने से नहीं आती। उनका टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम बहुत क्लियरली कहता है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को पहले छोटे हिस्सों में तोड़ो। हाँ। और फिर उन्हें टेस्ट करके उनका मूल्यांकन करो। इसे हम एआई और मशीन लर्निंग के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? अब देखिए, अगर हम किसी एआई मॉडल को बिना किसी स्ट्रक्चर के दुनिया भर का रॉ डेटा फीड कर दें, तो क्या वो मॉडल इंटेलिजेंट बनेगा? नहीं, वो तो उल्टा कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जैक्टली। उसे एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क चाहिए होता है उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। बिल्कुल वही हाल हमारे दिमाग का भी है। ओह, आई सी। जब हम नई जानकारी, चाहे वो साइकोलॉजी के नोट्स हों या रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव, बिना किसी स्ट्रक्चर के दिमाग में डालते हैं, तो वो ज्ञान एक्चुअली किसी काम नहीं आता। तो लर्न टू लर्न का मतलब यहाँ पर अपने दिमाग को ट्रेन करना है। हाँ, उस रॉ इन्फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड कॉन्सेप्ट्स में बदलना सीखना ही लर्न टू लर्न है। ये एआई मॉडल वाला उदाहरण सच में दिमाग के कार्यप्रणाली पर एकदम सटीक बैठता है। वैसे इस पर मुझे एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है। हाँ, बताइए ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खाना खाना और उसे पचाना। सिर्फ फैक्ट्स पढ़ना या जानकारी लेना तो बस खाना खाने जैसा हो गया। राइट, बस ठूस लिया अंदर। एग्जैक्टली। पर ये लर्न टू लर्न सिस्टम उस खाने को पचाने जैसा है, ताकि शरीर या इस केस में हमारा दिमाग उसका असल में इस्तेमाल कर सके। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। और खतरा के सिस्टम में जो टेस्ट और स्कोर वाला हिस्सा है, वो डाइजेशन का सबसे जरूरी पार्ट है। उसमें टेस्ट का मतलब वो स्कूल वाले एग्जाम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, यहाँ टेस्ट का मतलब है अपने नए ज्ञान को किसी रियल लाइफ स्थिति में आजमाना। और स्कोर का मतलब ये देखना कि क्या उस जानकारी ने सच में हमारे रिएक्शन में कोई बदलाव लाया या नहीं। मेक सेंस। तो चलिए इस स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अप्रोच को आज के इस सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर अप्लाई करते हैं। दिमाग में तनाव यानी स्ट्रेस का आखिर स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्कुल।
अगर हम पुराने साइकोलॉजी के मॉडल्स को देखें तो बरसों तक मनोविज्ञान यही मानता रहा कि स्ट्रेस एक स्टिमुलस बेस्ड या रिस्पॉन्स बेस्ड चीज है। यानी बाहर से कोई मुसीबत आई जो स्टिमुलस है। हाँ, और हमारे शरीर ने पसीना छोड़कर या अब दिल की धड़कन तेज करके प्रतिक्रिया दी, जो हमारा रिस्पॉन्स हो गया। पर आजकल हम जानते हैं कि ये पूरा सच नहीं है, ओल्ड थिंकिंग है ये। सही कहा, वो पुराने मॉडल्स अब काफी हद तक नकार दिए गए हैं, क्योंकि वो इंसानी स्वभाव की पूरी कहानी नहीं बताते। सोचिए, अगर स्ट्रेस सिर्फ बाहरी घटना होती तो एक हाई प्रेशर जॉब में काम करने वाला हर व्यक्ति बराबर बीमार पड़ता ना। हाँ, लॉजिकली तो यही होना चाहिए। पर हम असल जिंदगी में देखते हैं कि कुछ लोग उस प्रेशर में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उस सेम प्रेशर में और भी बेहतर परफॉर्म करने लगते हैं। ये तो सच है। तो इस अनियमितता को समझने के लिए मॉडर्न साइकोलॉजी ने क्या रास्ता निकाला? उन्होंने इंटरैक्शनल पर्सपेक्टिव को अपनाया है। हमारे सोर्स नोट्स में इसे स्टैंडर्ड माना गया है। इंटरैक्शनल पर्सपेक्टिव यानी एक तरह का आपसी तालमेल या टकराव। इसे हम एक डायनामिक इंटरैक्शन कह सकते हैं, इंसान और उसके आसपास के माहौल के बीच का लगातार चलने वाला सिलसिला। स्ट्रेस किसी बाहरी घटना में मौजूद नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक व्यक्ति की समझ और उसकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का परिणाम है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन यानी दिमाग स्थिति को कैसे पढ़ रहा है। बिल्कुल, जब दिमाग को लगता है कि आसपास का माहौल उसकी बर्दाश्त करने या निपटने की क्षमता यानी उसकी कोपिंग एबिलिटी को पार कर रहा है, सिर्फ तभी स्ट्रेस का केमिकल आदेश शरीर में रिलीज होता है। वेट, यहाँ पर मेरा एक बड़ा सवाल है। एक क्रिटिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ। हाँ, पूछिए। अगर स्ट्रेस सिर्फ बाहरी घटना की वजह से नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग इतना अलग रिएक्ट करते हैं? जैसे कि एक लंबा ट्रैफिक जैम लगा है। अब माहौल तो सबके लिए एक जैसा है वहां, पर एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा गुस्से से पागल हो रहा है। हाँ। स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मार रहा है। हाँ, ये तो रोज का मंजर है। और ठीक बगल वाली गाड़ी में दूसरा व्यक्ति आराम से बैठे म्यूजिक सुन रहा है या अपने ऑफिस जाकर क्या करना है उसकी प्लानिंग कर रहा है। अगर ट्रैफिक जैम स्ट्रेस का कारण नहीं है, तो पहले व्यक्ति के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो दूसरे के नहीं? बहुत ही सटीक सवाल है, और इसका जवाब इस बात में छुपा है कि हमारा दिमाग असल में एक कहानी बनाने वाली मशीन है। कहानी बनाने वाली मशीन? हाँ, देखिए, ट्रैफिक जैम दोनों के लिए एक समान ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, पर पहले व्यक्ति का दिमाग अपने पुराने विश्वास यानी बिलीफ्स और आदतों के फिल्टर से उस रियलिटी को देख रहा है। अच्छा। उसकी कहानी उस वक्त होती है, मैं हमेशा लेट होता हूँ, ये दुनिया मेरे खिलाफ है, मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो गया। ये कहानी दिमाग को तुरंत सिग्नल देती है कि खतरा बड़ा है और कंट्रोल उसके हाथ में बिल्कुल नहीं है। और उस दूसरे व्यक्ति की कहानी अलग होती होगी। एग्जैक्टली। दूसरे व्यक्ति का फिल्टर अलग है। उसकी कहानी है, जैम है, मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, तो अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी। जब तक दिमाग अंदर से यह तय नहीं करता कि स्थिति उसकी क्षमता से बाहर है, तब तक स्ट्रेस पैदा ही नहीं होता। वाओ, मतलब कि ये पूरा खेल उस फिल्टर का है जो हमने अपने पिछले अनुभवों से बनाया है। 100%। लेकिन एक बात सोचने वाली है, दिमाग ये सब इतनी जल्दी कैसे तय कर लेता है? ट्रैफिक जैम देखते ही गुस्सा आना तो माइक्रो सेकेंड्स का काम लगता है। इसका मतलब इस प्रोसेस के पीछे दिमाग का एक पूरा आर्किटेक्चर काम करता होगा, राइट? वही तो सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। एक पूरा फ्रेमवर्क लगातार आसपास की दुनिया को मैप रहा होता है। तो चलिए उस मैकेनिज्म को समझते हैं। ये आर्किटेक्चर आखिर काम कैसे करता है? यही वो जगह है जहां हमें स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, बिल्कुल खाताना के लर्न टू लर्न फ्रेमवर्क की तरह। दिमाग के इस मापने और तय करने वाले प्रोसेस को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव अप्रेजल कहते हैं। कॉग्निटिव अप्रेजल यानी एक तरह का मूल्यांकन। हाँ, दिमाग हर वक्त एनवायरनमेंट की डिमांड्स और हमारे पर्सनल रिसोर्सेज के बीच एक बैलेंस बनाता है, और हमारा सोच इस अप्रेजल प्रोसेस को 3 अलग-अलग स्टेजेस में बांटता है। तो पहला स्टेज क्या है? सबसे पहला स्टेप है प्राइमरी अप्रेजल या प्राथमिक मूल्यांकन। जैसे ही कोई घटना घटती है, दिमाग तुरंत जज करता है कि ये स्थिति आखिर है क्या। मतलब वो स्कैन करता है। राइट, वो खुद से पूछता है, क्या ये कोई खतरा है यानी थ्रेट, क्या इससे मेरा कोई नुकसान हो चुका है यानी लॉस, या क्या ये कोई चुनौती है, एक चैलेंज। अच्छा, तो प्राइमरी अप्रेजल में हम सिर्फ मुसीबत का चेहरा पहचानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दिमाग क्या करता है? उसके तुरंत बाद सेकेंडरी अप्रेजल शुरू होता है, यानी द्वितीय मूल्यांकन।
एक बार दिमाग ने तय कर लिया कि सामने खतरा है, तो वो तुरंत अंदर झांकता है और अपने खुद के रिसोर्सेज का आकलन करता है। रिसोर्सेज मतलब पैसे या फिजिकल ताकत? नहीं, इंटरनल रिसोर्सेज भी। वो देखता है कि क्या इस स्थिति से निपटने के लिए मेरे पास जरूरी वक्त, क्षमता, जानकारी या मेंटल एंडोरेंस मौजूद है। ओ, समझ गई। अगर प्राइमरी अप्रेजल में बहुत बड़ा खतरा दिखा और सेकेंडरी अप्रेजल में दिमाग को लगा कि रिसोर्सेज बहुत कम हैं, तब जाकर वो बायोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। और फिर आता होगा तीसरा स्टेज। बिल्कुल। तीसरा हिस्सा है रीअप्रेजल, जिसे हम पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। जब हमें नई जानकारी मिलती है या माहौल थोड़ा बदलता है, तो दिमाग वापस अपने पिछले दोनों अप्रेजल्स को एडजस्ट करता है। ये दिमाग का खुद को रियल टाइम में अपडेट करने का तरीका है। वेट, ये तो सच में दिलचस्प है। इसे सुनकर ना मुझे किसी स्ट्रैटेजी वाले वीडियो गेम की याद आ रही है। वीडियो गेम? वो कैसे? सोचिए कोई गेम चल रहा है और अचानक स्क्रीन पर एक नया खतरनाक दुश्मन, मतलब एक बॉस मॉन्स्टर आ जाता है। हाँ, वहां अचानक से टेंशन बढ़ जाती है। राइट। तो उस बॉस को पहली बार देखकर ये समझना कि वो कितना खतरनाक है, ये हमारा प्राइमरी अप्रीजल हो गया। हाँ, बिल्कुल सही। उसके तुरंत बाद हम जल्दी से स्क्रीन पर अपनी हेल्थ बार देखते हैं, अपने वेपन्स और अस्त्र शस्त्र चेक करते हैं कि क्या हम इससे सच में लड़ सकते हैं। ये हमारा सेकेंडरी अप्रेजल हो गया। एग्जैक्टली। और जब लड़ाई शुरू होती है और हमें पता चलता है कि अरे, बॉस का अटैक तो इतना भी खतरनाक नहीं था जितना दूर से लगा था, तो हम अपनी स्ट्रैटेजी तुरंत बदल लेते हैं। ये रीअप्रेजल हो गया। क्या कमाल का एग्जाम्पल दिया है आपने। ये वीडियो गेम की एनालॉजी इस कॉग्निटिव मैकेनिज्म को समझने के लिए बहुत असरदार है ना? एकदम फिट बैठती है। पर यहाँ एक छोटा सा पेच है। गेम में क्या होता है कि हमें हेल्थ बार और वेपन स्क्रीन पर बिल्कुल सटीक और ऑब्जेक्टिव नंबर्स में लिखते हैं। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि 10 गोलियां बची हैं। हाँ, वहाँ सब कुछ क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। पर असल जिंदगी में हमारे इंटरनल रिसोर्सेज की ऐसी कोई साफ स्क्रीन या HUD नहीं होती। यहाँ कोई एक्सरे मशीन तो चल नहीं रही है। सही बात है। हम तो बस अंदाजा लगाते हैं। टेस्ट करने का यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या मतलब है? हम अपने ही अप्रेजल्स का टेस्ट कैसे ले सकते हैं? टेस्ट करने का मतलब है अपने दिमाग की डिफॉल्ट कहानियों पर रोक लगाना और उन पर सवाल उठाना। जैसे जब प्राइमरी अप्रेजल तुरंत कहता है कि ये प्रोजेक्ट फेल होने वाला है और मेरी तो नौकरी चली जाएगी, जो कि बहुत कॉमन थॉट है। बिल्कुल, तो हमें उस अनुमान को वहीं रोककर टेस्ट करना चाहिए। क्या सच में ऐसा होगा? क्या पिछली बार थोड़ा लेट होने पर नौकरी चली गई थी? जब हम अपने ही डर और अनुमानों को ऐसे ऑब्जेक्टिव तरीके से देखते हैं, तो हम दरअसल अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। वाओ, यानी हम खताना के उस AI मेटाफोर को यहाँ सीधा अप्लाई कर रहे हैं। हम अपने खुद के बायस्ड डेटा को प्रोसेस करके एक बेहतर और क्लियर मेंटल मॉडल बना रहे हैं। एग्जैक्टली। और जो स्कोर वाला हिस्सा है, वो इस फीडबैक लूप को पूरा करता है। अगर हमारे गुस्से या घबराहट वाले रिएक्शन ने सिचुएशन को पिछली बार और खराब कर दिया था, तो हम उस पिछले मूल्यांकन को एक 0 स्कोर देते हैं, ताकि अगली बार दिमाग उस पुराने घटिया पैटर्न को रिपीट ना करे। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात आती है। एक ऐसी चीज निकल कर आती है जो आई थिंक इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी लर्निंग है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें, तो अगर सब कुछ सिर्फ इस प्राइमरी अप्रेजल और इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है, तो हम किसी स्थिति को किस रूप में देखते हैं? खतरे के रूप में या चुनौती के रूप में, इससे तो हमारी पूरी बायोलॉजी ही बदल जाती होगी। बिल्कुल बदल जाती है। और ये सिर्फ सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग का चमत्कार नहीं है। इसके पीछे पूरा साइंस है, हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम का एक पूरा शिफ्ट। वो कैसे काम करता है? देखिए, जब दिमाग प्राइमरी अप्रेजल में किसी स्थिति को थ्रेट यानी खतरा मानता है, तो इसका मतलब है दिमाग को लग रहा है कि कोई बड़ा नुकसान आने वाला है और कंट्रोल हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। इस वक्त दिमाग बॉडी को सर्वाइवल मोड में डाल देता है, यानी फाइट और फ्लाइट मोड। हाँ, एंग्जाइटी और घबराहट बढ़ जाती है। रक्त संचार यानी ब्लड फ्लो इस तरह से बदलता है कि इंसान वहां से भाग सके या छिप सके। दिमाग का एक तरह से नेगेटिव मोटिवेशन ऑन हो जाता है। लेकिन उस घबराहट वाले मोड में तो दिमाग का हायर लेवल थिंकिंग वाला हिस्सा बंद हो जाता होगा ना? नए सोल्यूशन निकालना तो दूर की बात है, दिमाग को सिर्फ सरवाइव करना होता होगा। सही कहा आपने। क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बंद हो जाती है। लेकिन जब हम उसी सेम स्थिति का कॉन्शियसली रीअप्रेजल करते हैं, यानी उसे खतरे की जगह एक चुनौती या चैलेंज के रूप में देखते हैं। एग्जैक्टली, तब कहानी पूरी तरह बदल जाती है। चुनौती का मतलब है दिमाग ये मानता है कि ठीक है, मुसीबत तो है, पर इसमें से कुछ सीखने या जीतने की संभावना भी है।
और सबसे बड़ा फर्क, हमारे पास इसे हैंडल करने का कुछ कंट्रोल तो है। ओह वाओ, तो कंट्रोल का फीलिंग वापस आते ही सब बदल जाता है। हाँ, जब ऐसा होता है तो बायोलॉजी ऑटोमेटिकली नेगेटिव एंजाइटी को पॉजिटिव मोटिवेशन में बदल देती है। शरीर में एनर्जी का लेवल वैसा ही हाई होता है, पर उसका रास्ता, उसका चैनल बदल जाता है। मतलब दिमाग बंद होने के बजाय और ज्यादा शार्प और फोकस्ड हो जाता होगा। हम डर के भागने की जगह नए रास्ते ढूंढने के मोड में आ जाते हैं। बिल्कुल, और यही हो कनेक्शन है। क्योंकि स्ट्रेस एक इंटरप्रिटेशन है, सोच का नतीजा है, इसलिए ये एक मॉडिफाइबल प्रोसेस है। ये पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। जैसे ही हम अपना अप्रेजल बदलते हैं, हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी पूरी तरह बदल जाता है। ये सच में एक मैकेनिक की तरह अपने दिमाग को समझना हुआ। हम लिटरली उस इंजन के वायर्स को समझ रहे हैं जो स्ट्रेस पैदा करता है। और अगर ये प्रोसेस मॉडिफाइबल है तो हम पूरे होश और हवास में इसके बीच में घुसकर अपना नजरिया बदल सकते हैं। और यही खटाना के लर्न टू लर्न सिस्टम का असली मकसद भी तो है। सिर्फ जानकारी लेना नहीं, बल्कि उस जानकारी को अप्लाई करके खुद को इम्प्रूव करना। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मास्टरी सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आती, बल्कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से मिलती है। सही बात है। एक बार ये जान लेने से कि स्ट्रेस सिर्फ कॉग्निटिव अप्रेजल है, जिंदगी चमकार की तरह नहीं बदल जाएगी। इस नॉलेज को अपनी आदत बनाने के लिए हमें हर दिन इस थ्रेट वर्सेस चैलेंज मैकेनिज्म को खुद पर टेस्ट और स्कोर करना पड़ेगा। जैसे सोचिए अगर ऑफिस में एक बिल्कुल नया और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सीखने को मिले, हाँ, तो दिमाग की जो पुरानी आदत है वो तुरंत कहेगी ये बहुत बड़ा खतरा है, मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरी जॉब खतरे में है। हाँ, वही प्राइमरी थ्रेट अप्रेजल। पर वहां तुरंत रुककर उसे रीअप्रेज करना, हाँ, खुद को बताना कि नहीं, ये एक चुनौती है, मुझे एक नई स्किल सीखने को मिल रही है, मैं हैंडल कर लूंगा। जब हम लगातार कॉन्शियसली इस तरह के मेंटल शिफ्ट्स करते हैं, तब जाकर असल मास्टरी आती होगी। बिल्कुल। ये पुराने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर को एक बिल्कुल नए सॉफ्टवेयर से रिप्लेस करने जैसा ही है, और इसमें थोड़ा वक्त और कॉन्शियस एफर्ट लगता ही है। इंसान का दिमाग सर्वाइवल के लिए खतरों को हमेशा ज्यादा जल्दी पहचानता है। वो तो हमारा एवोल्यूशनरी बायस है ना। हाँ, इसलिए प्राइमरी अप्रेजल में खतरा देखना बहुत ही स्वाभाविक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारी असली शक्ति उस तीसरे स्टेप यानी रीअप्रेजल में छिपी है। हम अपने उस पहले घबराहट वाले रिएक्शन के गुलाम नहीं हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे विषय का निष्कर्ष निकालें, हाँ, समराइज करते हैं। तो हमने देखा कि तनाव या स्ट्रेस किसी बाहरी फाइल, ट्रैफिक जैम या किसी रूड बॉस में नहीं छिपा है। ये हमारे ही दिमाग का एक लगातार चलने वाला 3 स्टेज मापने का सिस्टम है: प्राइमरी, सेकेंडरी और रीअप्रेजल। राइट। और हाँ, खटाना के लर्न टू लर्न सिस्टम के जरिए हमने समझा कि इस सिस्टम को सिर्फ एक साइकोलॉजी फैक्ट की तरह पढ़ना काफी नहीं है। इसे टेस्ट और स्कोर के मैकेनिज्म से रोजाना आजमाना जरूरी है। बिल्कुल। हमने ये भी सीखा कि किसी स्थिति को थ्रेट की जगह चैलेंज में बदलना सिर्फ एम्प्टी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। इसके पीछे एक ठोस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो हमारी पूरी ऊर्जा को डर से हटाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा में बदल देता है। मेरा फाइनल थॉट बस यही रहेगा, जैसा खटाना कहते हैं कि नॉलेज जब तक रियल लाइफ में टेस्ट नहीं होती, वो सिर्फ डेटा है। जब वो आपके टेस्ट और स्कोर के स्ट्रक्चर से गुजरती है, सिर्फ तभी वो असल इंटेलिजेंस बनती है। हमें हर दिन अपने तनाव को नए तरीके से अप्रेज करने की प्रैक्टिस करनी ही होगी। बहुत ही पावरफुल थॉट है। और इसी गहरी बात के साथ हम अपने दिमाग के इस नए एक्सरे को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। पर चर्चा को ख़त्म करने से पहले मैं एक आखिरी गहरा सवाल आप सबके लिए और मेरे खुद के दिमाग के लिए भी छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। अगर हमारा तनाव, हमारी एंग्जाइटी, हमारा हर बड़ा रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारी पुरानी आदतों, पिछले एक्सपीरियंसेस और आउटडेटेड विश्वास पर आधारित एक अप्राथमिक मूल्यांकन है, तो इस वक्त हमारी जिंदगी में ऐसे और कितने गुस्से, डर या चिड़चिड़ापन के रिएक्शंस हैं जिन्हें हम बरसों से सच मानकर धोते आ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और किन पुरानी कहानियों को आज बिल्कुल अभी एक पूरी तरह से नए रीअप्रेजल या पुनर्मूल्यांकन की सख्त जरूरत है। इसके बारे में ठहरकर जरूर सोचिएगा। नए नजरिए से अपने दिमाग को देखने का वक्त आ गया है।